1911 की गर्मियों की एक गर्म शाम थी जब पेरिस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी। सड़कें सुनसान थीं और लूव्र संग्रहालय सामान्य से अधिक शांत था। एक व्यक्ति के लिए ये चोरी करने का सही समय था। उस रात उसने सदी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। लूव्र से मोनालिसा को चुरा लिया और शहर में गायब हो गया। इस घटना ने एक विश्वव्यापी जांच शुरू कर दी, जिससे फ्रांसीसी पुलिस 2 साल तक झूठे सुरागों और प्रसिद्धि गिरफ्तारियों के पीछे भागती रही। अंत में एक रहस्यमय पत्र ने चोर का पर्दाफाश कर दिया। उस रविवार की शाम सूरज ढलने के साथ लूव्र से आखिरी कुछ पर्यटक निकल रहे थे। बंद होने से ठीक पहले एक आदमी लूव्र की आधिकारिक सफेद वर्दी में संग्रहालय में दाखिल हुआ। एक कर्मचारी के रूप में घुल मिलकर वो जल्दी से एक छोटे से भंडारण कोठ में चला गया और पूरी रात वहीं इंतजार करता रहा। अगले दिन लूव्र बंद था, इसलिए बहुत कम कर्मचारी गश्त पर थे। अगली सुबह ठीक 7:15 बजे चोर लगभग खाली लूव्र में निकला। जब कोई आसपास नहीं था तो वो जल्दी से सैल्यून कैरियर में चला गया और वहां वो थी, मोनालिसा। उस समय मोनालिसा के पास अपना कमरा नहीं था और वो उतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितनी आज है, लेकिन चोर उसे बदलने वाला था। उसने पेंटिंग को उसकी धातु की कीलों से उतार दिया और उसे पास की सीढ़ी पर ले गया। पेचकस का उपयोग करके उसने पेंटिंग को उसके सुरक्षात्मक फ्रेम से हटा दिया, उसे एक सफेद चादर में ढक दिया और सीधे निकटतम निकास की ओर बढ़ गया। लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो वो बंद था। ठीक उसी समय लूव्र के लिए काम करने वाला एक प्लम्बर कहीं से आया। ये मानकर कि वो आदमी लूव्र का कर्मचारी है, उसने उसे दरवाजा खोलने में मदद की। और बस ऐसे ही चोर मोनालिसा के साथ शहर में गायब हो गया। पूरी चोरी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई थी, लेकिन किसी को ये पता चलने में 28 घंटे और लग गए कि पेंटिंग वास्तव में गायब हो गई थी। उस सप्ताह फोटोग्राफर संग्रहालय में पेंटिंग की आधिकारिक तस्वीरें ले रहे थे, इसलिए दीवारों पर खाली जगह सामान्य थी। लेकिन जब फोटोग्राफर अगले दिन मोनालिसा के बिना दिखाई दिए तो ये स्पष्ट हो गया कि कुछ बहुत गलत था। मोनालिसा आधिकारिक तौर पर गायब थी। पुलिस को बुलाया गया और जासूसों की एक टीम संग्रहालय में उतर गई। फ्रांस ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। जैसे ही लूव्र ने घोषणा की कि उसकी एक कीमती संपत्ति गायब हो गई है, दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। पुलिस को केवल लकड़ी का चित्र फ्रेम और चोर द्वारा छोड़ा गया एक फिंगरप्रिंट मिला था। जांच शुरू करने के लिए स्थानीय न्यायाधीशों ने पेंटिंग के बारे में किसी भी जानकारी के लिए $250,000 का इनाम देना शुरू कर दिया। प्रतिक्रिया अत्यधिक थी। हजारों लोगों ने सभी प्रकार की जानकारी के साथ पत्र भेजे, जिससे मोनालिसा दुनिया में कहीं भी हो सकती थी। 2 अलग-अलग गवाहों ने एक आदमी को भारी वस्तु के साथ लूव्र से निकलते हुए देखने की बात याद की, लेकिन आदमी का विवरण पूरी तरह से अलग था। एक व्यक्ति ने दावा किया कि मोनालिसा बेल्जियम से गुजरने वाली एक मालगाड़ी पर थी और दूसरे ने दावा किया कि पेंटिंग एक जहाज पर थी जो पहले ही अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी थी। शायद सबसे होनहार संदिग्ध प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो थे। पिकासो को जानने वाले एक सचिव ने पुलिस को लिखा और स्वीकार किया कि उसने लूव्र से कई इबेरियन मूर्तियों को चुराया था। उसने इन मूर्तियों को पिकासो को बेचने का दावा किया, जिसने बाद में उन्हें अपनी एक पेंटिंग में इस्तेमाल किया। ये असंभव लग रहा था, लेकिन मूर्तियों पर लगे सीरियल नंबर की जांच करने के बाद लूव्र ने पुष्टि की कि वे वास्तव में संग्रहालय से थीं। पिकासो को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने एक और प्रसिद्ध संदिग्ध अमेरिकी बैंकर और कला संग्रहकर्ता जेपी मॉर्गन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस समय कला जालसाजी एक बड़ा व्यवसाय था और पेंटिंग्स अक्सर जाली बनाई जाती थी और अमेरिका में भोले करोड़पतियों को बेची जाती थीं। दावे के अनुसार मॉर्गन ने चोरी का आदेश दिया था और पेंटिंग अब उसके रास्ते में थी। अमेरिका में पुलिस ने न्यूयॉर्क में आने वाले एक जहाज को रोका और तलाशी ली, लेकिन बोर्ड पर कोई मोनालिसा नहीं थी। दुनिया भर से सिद्धांत आते रहे, लेकिन 2 साल की खोज के बाद मोनालिसा का स्थान अभी भी एक पूर्ण रहस्य था। जैसा कि पता चला, मोनालिसा बहुत दूर नहीं गई थी और लूव्र से सिर्फ 2 मील की दूरी पर एक अपार्टमेंट में बैठी थी। ये विंसेंजो पेरूगिया का अपार्टमेंट था, जो एक 29 साल का इटालियन था जो पहले लूव्र में एक अप्रेंटिस के रूप में काम करता था। वो लूव्र की हर कमजोरी को जानता था। वो जानता था कि ये सोमवार को बंद था, वो फोटोग्राफरों के बारे में जानता था और यही वो था जिसने मोनालिसा का सुरक्षात्मक केस बनाया था, जिसे उसने चोरी के दौरान इतनी आसानी से तोड़ दिया था। लूव्र छोड़ने के बाद उसने पेंटिंग को एक झूठे तल वाले संदूक में छिपा दिया था, लेकिन वो इतने लंबे समय तक इससे कैसे बचा रहा? आश्चर्यजनक रूप से पेरूगिया का पहले से ही एक आपराधिक रिकॉर्ड था और उसके फिंगरप्रिंट्स पहले से ही सिस्टम में थे, लेकिन उसके केवल दाहिने हाथ के फिंगरप्रिंट सिस्टम में थे और पिक्चर फ्रेम पर वाला बाएं हाथ का प्रिंट था, इसलिए कोई मेल नहीं मिला।
जांच के दौरान पुलिस ने 2 बार पेरुगिया का अपार्टमेंट का दौरा किया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें ये मालूम नहीं था कि मोनालिसा उनकी नाक के नीचे छिपी हुई थी। पेरुगिया ने एक बहुत ही सीधी-सादी चोरी की थी और ऐसा लग रहा था कि वो इससे बच जाएगा, लेकिन 2 साल तक पेंटिंग को बंधक बनाए रखने के बाद वो अधीर होने लगा। उसने फ्लोरेंस में कला डीलर को एक गुमनाम पत्र लिखा, जिस शहर में दा विंची ने उत्कृष्ट कृति को चित्रित किया था। पत्र में उसने मोनालिसा को अपने कब्जे में होने का दावा किया और कहा कि वो इसे उसके घर लौटाना चाहता है। उसने पत्र पर लियोनार्डो नाम से हस्ताक्षर किए और अगली ट्रेन से फ्लोरेंस चला गया। कला डीलर और उसके सहयोगी पेंटिंग को प्रमाणित करने के लिए पेरुगिया से उसके होटल के कमरे में मिलने के लिए राजी हो गए। दरवाजे बंद होने के साथ पेरुगिया ने संदूक खोला और उनके आश्चर्य के लिए ये वास्तव में मोनालिसा थी। पेंटिंग को और प्रमाणित करने के लिए कला डीलर ने इसे अपने स्टूडियो में वापस ले लिया। पेरुगिया को आश्वासन दिया कि उसे इसे इटली वापस लाने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पेरुगिया को अंततः केवल 7 महीने जेल में बिताने पड़े और ठीक 10 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि मोनालिसा की तलाश खत्म हो गई थी, लेकिन वास्तव में जो हुआ था उसके पीछे की सच्चाई कब्र में चली गई लगती थी। लेकिन 1932 में एक कहानी प्रकाशित हुई जिसने इस चोरी के पीछे एक बहुत बड़ी और विस्तृत योजना का खुलासा किया। कार्ल डेकर द्वारा लिखित उसने उस आदमी को जानने का दावा किया जो वास्तव में इस चोरी के पीछे था। एक आदमी जिसका नाम एडुआर्डो डी वाल्फियर्नो था, जो कला जालसाजी का विशेषज्ञ था। उसने अमेरिका में लाइन में लगे 6 करोड़पतियों को मोनालिसा की 6 निखुंत कॉपी बेचने का एक भव्य परियोजना तैयार की थी। उसने एक प्रतिभाशाली फ्रांसीसी चित्रकार को प्रतियां बनाने का काम सौंपा और उन्हें अमेरिका भेजकर स्टोरेज में रख दिया। उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि वे वास्तव में मोनालिसा को प्राप्त कर रहे हैं, असली वाली को गायब होना पड़ा और इसलिए उसने इस चोरी को अंजाम देने के लिए पेरुगिया को काम पर रखा। जब ये खबर फैली कि मोनालिसा गायब हो गई है तो पेंटिंग्स उनके खरीदारों को बेच दी गईं और इसमें शामिल तीनों लोग $90 मिलियन के बराबर की रकम लेकर भाग गए।